आ जाइए कैसन बा साहब। कैसे हैं साहब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। आ जाएं। अब आपकी कल क्लास होगी नहीं, सैटरडे आप लोग जानते ही हैं, है ना? तो सैटरडे आपकी क्लास होगी नहीं, तो 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, तो आ जाएं। अरे क्या बात है, खुशामदीद खुशामदीद, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय माता दी, जय माता दी। क्या था बेटा? बुद्धाय? अच्छा, जय भीम नमो बुद्धाय। मैंने कहा मुझे ये कह रहा है बुड्ढी गुरु माँ। मैंने कहा अरे इसको पकड़ना पड़ेगा। आ जाइए आ जाइए। मंडे टू फ्राइडे ही हुआ करेगा क्योंकि रिवीजन जरूरी होता है ना। मैंने आपको ये चीज पहले भी कही है कि रिवीजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीटेट बहुत हार्ड लग रहा है मैम, क्या करो? शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट ये है कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लो। कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो। समटाइम्स यू यूज टू टॉक सच छोटा बच्चा वाली बात कि दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना? तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि अभी आप पढ़ ही 2 दिन रहे हो, है ना? यूँ कहना बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, मम्मी से पूछना, जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन पैदा होने में भी तुम्हें अंदर से लग रहा होगा बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। तो क्या अंदर थोड़ी न रह गए थे माँ के पेट में? नहीं, बाहर निकल के आए थे। क्यों? क्योंकि वो जगह तुम्हारी नहीं थी। इन द सेम मैनर यूपीटेट करना है, हाँ तुम्हारी खुद की चॉइस है जी, हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा। पढ़ाने का तरीका मैं बताऊंगी, रिवाइज करने का तरीका आपको बताऊंगी, आपको साथ में रिवीजन कर लोगे। टफ कुछ नहीं होता, क्या होता है? इजी होता है। पहले दिमाग को क्या बताना है कि टफ कुछ नहीं होता, पहले दिमाग को बताना। दिमाग वरना क्या करता है? खेल कर देता है। दिमाग ही है जो सारा खेल कर देता है। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, लर्निंग हेल्पलेसनेस, ये सबसे ज्यादा नुकसान की चीज है। किसी ने दिमाग में बैठा ही लिया हमसे नहीं होगा, मारे जाओगे बबुआ, मारे जाओगे। एक सिगमंड फ्राइड साहब का आज एक किस्सा सुनाऊंगी, ठीक है ना? एक किस्सा सुनाऊंगी सिगमंड फ्राइड साहब का। साइकोलॉजी लाइफ बदलती है यार। तो सिगमंड फ्राइड साहब का एक किस्सा है। पति पत्नी थे साहब। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने स्टडी की पति पत्नियों के ऊपर। उन्होंने कहा कामुकता, आपको पता ही है, आज भी बताऊंगी। तो लोगों ने कहा तो आपको क्या लगता है जिनके रिश्ते अच्छे चलते हैं कि उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है? बोले नहीं। बोले मैंने क्या कहा? अचेतन मन, हमारे व्यवहार के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका है? अचेतन मन, अनकॉन्शियस ब्रेन का। तो बोले ये जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी मतलब मैरिज लाइफ ज्यादा लॉन्ग चलती है, हैप्पी दिखते हैं, वो होते हैं जिनके अनकॉन्शियस ब्रेन में कड़वी यादें कम होती हैं एक दूसरे को लेके, है ना? क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको भी पता होगा ना। जैसे आप सोचो, आपको ऐसी तमाम आपने मूवी देखी होंगी कि किसी से आपको शिद्दत वाली मोहब्बत थी, फिर उसने आपको मना कर दिया, फिर आपने कहा नहीं अब मेरा जुनून है, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। फिर अब आप उसके प्रति प्रेम नहीं दिखा पा रहे, आप उसके प्रति वो वाली फीलिंग नहीं रख पा रहे। तो आपका अनकॉन्शियस ब्रेन है ना, वो बीच बीच में खड़ा होता है। आपकी कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है, आप उसको माफ नहीं कर पाते, आप उसको माफ नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि जब आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो उसके पीछे का कारण क्या है? बल्कि वो सामने वाला आपके चरणों में गिर गया है, और आपके छोटा बहन भाई कह रहे हैं दीदी माफ कर दो, नहीं मम्मी को मत बताना, तुम कह रहे हो नहीं अब तो तुम्हें माफ नहीं करेंगे, आज तो तुम्हारी पोल ही खोलेंगे। तो बहुत सिंपल कारण है। सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि अचेतन, उसने इसीलिए कभी किसी को इतना ज्यादा दुखी नहीं करना कि उसके अचेतन मन तक वो गहरी चीज चली जाए कि उसने जरूर ऐसी कोई हरकत की है, इतना ज्यादा आपको दुख पहुंचाया है, इतना ज्यादा आपको कष्ट दिया है कि आपके अंतरात्मा तक में उस कष्ट की छाप दिमाग में चली गई। तो आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ब्रेन अब उसको अच्छा, उसके साथ आपकी वाइब मैच नहीं होती है।
क्या नहीं मैच होती, वाइब मैच नहीं होती है। तो आपको, आप चाहते नहीं हो क्योंकि आपका छोटा बहन भाई है, आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो माफ कर दें, लेकिन फिर भी आप कहते हो अब तो तेरे पिटने में ही मजा आएगा। तो तुम एकदम कहते हो मम्मी ये कर रही थी, ये कर रहा था, फिर तुम उसका धंतूरा बजवाते हो, मस्त चिप्स खाते हो, उस धंतूरे को देखते हो। तो ये है एक चीज। तो दिमाग में अगर तुमने भर लिया कि ई तो बहुत ही कठोर है, ई तो बहुत ही कठिन है, तो दिमाग तुम्हें बार बार क्या कहेगा, अरे छोड़ ना यार, ये कठिन तो है ही। हाँ, फिर तुम कहोगे, फिर तुम, अभी तक तो खुद के दिमाग ने तुम्हें करा, तो फिर दिमाग तुम्हें समझाएगा। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम अपनी मम्मी को समझाओगे, मम्मी ये बहुत कठिन है। मम्मी कहेगी अरे मम्मी याद ही नहीं रहता है, क्या करें हम। फिर मम्मी पापा को समझाएगी कि सुनो, इस बार पास ना हो पाए तो डांटिएगा मत, मारिएगा मत, घर से बाहर तो बिल्कुल ही मत निकालिएगा, ठीक है ना। कि क्यों, क्योंकि बहुत कठिन है। अरे बेटा आईएएस एग्जाम भी कोई दे रहा है, जीवन मरण का जिनका सवाल हो रहा है वो गोली भी मार रहे हैं बॉर्डर पे खड़े हुए, तो एकदम नॉर्मल रहना, ठीक है ना। आ जाओ, तो अब हम किस पे बात करेंगे, साइकोलॉजी की फिलोसफीज के बारे में, स्कूल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो भैया, आपको पता है सबसे पहले आता है संरचनावाद। क्या आता है बेटा जी, संरचनावाद। सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सबसे पहले आता है संरचनावाद। संरचनावाद कब आता है, तो आपको पता है 1980 कब आता है, 82 या 83 कब आता है, जल्दी से बताओ। 1982 में आता है या 83 में आता है, जल्दी से बताएंगे। 1982 या 83 कब आता है, अरे बताओ भाई। तुम कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पता ही एकदम गायब इंसान रहते हो तुम, कुछ कभी कभी दिमाग में चलता ही नहीं है, क्या जाने। बताओ यार बताओ, कब आया था, कुछ तो बताओ, कुछ तो विचार होगा दिमाग में। कोई नहीं, 19 बोल दे रहे हैं, अरे भैया 1892, क्या रहेगा 1892। तो संरचनावाद कब रहा, यहीं दिख रहा है, 1892 में आया। संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय है। 1892 में विलियम वुंड के शिष्य टिचनर ने इसकी स्थापना की। ये कहते क्या है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इसके लिए काम चल रहा था, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। संरचनावाद ये कहता है कि मनोविज्ञान में हम स्टडी किसकी करेंगे, जैसे पहले बात चल रही थी कि आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क, फिर चेतना, और फिर उसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो संरचनावाद में ये बात हुई कि हम ये स्टडी करेंगे कि हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति कोई काम कैसे करता है, कोई व्यक्ति अपराधी बनता है तो क्यों बनता है, तो हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी की स्टडी हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए इन्होंने ये कहा कि भैया चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा ये इन्होंने विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सली, इन्होंने चेतना को इंपॉर्टेंस दी थी। तो इन्होंने ये कहा कि हम किसी भी व्यक्ति की चेतना, कि वो चेतना की दिखती कैसी है, क्या काम, मतलब कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर व्यक्ति को जानेंगे। तो विलियम वुंड के शिष्य टिचनर ने, तो मेथड क्या था कि अंतर निरीक्षण करके चेतना का विश्लेषण करना। क्या था मेथड, कि अंतर निरीक्षण करके चेतना का क्या करना, विश्लेषण करना, अंतर निरीक्षण करके। तो यहाँ संरचनावाद ने पहली बार, संरचनावाद किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखना ये मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानता है, तो आप कहोगे चेतना का विज्ञान मानता है। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानता है बेटा जी, तो आप कहोगे चेतना का विज्ञान मानता है। किसका विज्ञान मानता है, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान का किसका विज्ञान मानता है, तो आप कहोगे चेतना का विज्ञान मानता है। किसका विज्ञान मानता है, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानता है, तो आप कहोगे चेतना का विज्ञान मानता है, ठीक है ना। तो कहा चेतना जो होती है उसकी संरचना हम अपने अंदर झांके, इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, और फिर जाने कि हमारी चेतना का स्ट्रक्चर, हमारी चेतना दिखती कैसी है, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में आपका 1895 में प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म आया। प्रकार, कार्य, फंक्शनलिज्म। इसने कहा कि हम ये चेक करेंगे, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम ये चेक करेंगे कि चेतना काम, फंक्शन कैसे करती है, और वो चेतना फंक्शन करके अपने वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट करती है। तो विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजल्स, ये लोग सपोर्ट करने वाले थे। इन्होंने कहा हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि चेतना का संरचना कैसी है, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि हम ये देख पाए इंट्रोस्पेक्शन करके कि चेतना दिखती कैसी है। अब मैं आपसे कहूं बेटा एप्पल, तो किसी को लाल एप्पल दिखेगा, किसी को नीला, किसी को है ना एकदम पिंक एप्पल देखने को मिलेगा, वैसा वाला जो कि किससे रिलेट करता है, एकदम वैसा वाला बोलते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त किस्म का एप्पल जो होता है, एकदम
पेड़ों से तोड़ा हुआ, कश्मीर से निकाला हुआ, ऐसा होता है। हेलो, हाँ गुड़िया, हाँ बेटा क्लास ले रही थी, बताओ। और थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं 5 बजे के बाद कॉल करूँ आपको। ओके बच्चा, ठीक है ना। तो ये वाला मामला होगा, तो फंक्शनलिज्म रहेगा। तो यहाँ कहा गया कि हम ये नहीं देखेंगे कि चेतना दिखने में कैसी लगती है, हम ये देखेंगे चेतना काम कैसे करती है। चेतना का फंक्शनलिज्म पर हम लोग काम करेंगे। तो चेतना काम कैसे करती है, उसको एडजस्ट कैसे करना है, हम इस पर काम करेंगे। तो विलियम जेम्स, जॉन डीवी, एंजल्स, इन्होंने ये काम किया था। अच्छा साहब, फिर आता है व्यवहारवाद। 1913 में व्यवहारवाद आता है। अब व्यवहारवाद क्या है बेटा जी? 1913 में जो व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद क्या सोचता है? तो आप कहोगे व्यवहारवाद जो है वो इस चीज पर काम करता है। क्या बात है, आज बच्चों के बड़े कॉल आ रहे हैं। 2 मिनट रुको। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, नमस्ते बेटा। कुछ अर्जेंट ना हो तो मैं क्लास ले लूं? अभी मेरी क्लास चल रही है। ठीक है ना। पेपर हो गया तेरा? हाँ हाँ, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। तो बता देना मुझे थोड़ी देर में कैसा गया। तो मेरे को है ना वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे बेटा, ठीक है ना। ओके बच्चों, आ जाओ। ये सब DSSB वाले हैं, सब पेपर दे दे के आए हैं। आ जाओ। तो हमारी यहाँ पे बात निकल के आती है कि व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद वाले जो हैं, मनोविज्ञान का संप्रदाय, उसकी शुरुआत JB वॉटसन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो यार, तुम चेतना का आकार, चेतना का काम तुम पता ही नहीं लगा सकते। तो व्यवहारवाद ने कहा हम केवल जो व्यवहार दिखाई देता है व्यक्ति का, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार की स्टडी करेगा, और वो भी ऑब्जर्व करके। तो कहा केवल व्यवहार का ही एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिवली अध्ययन किया जा सकता है, चेतना पेतना का कोई अध्ययन नहीं हो सकता, बोले व्यवहार का अध्ययन हो सकता है। और यहीं पर इन्होंने ये वाली बात कही, JB वॉटसन साहब ने कही कि भैया आप व्यवहार का अध्ययन कैसे करोगे? तो इन्होंने कहा कोई अंतर निरीक्षण नहीं करना कि उससे पूछे कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। तो व्यक्ति बता रहा है, जैसे यहाँ पूछे शिवानी से कि बेटा तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तो शिवानी कह रही दीदी मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं क्या करूँ। ऐसे नहीं काम चलेगा। क्या? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या कहेंगे? अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या कहेंगे? अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड। कि आप सामने वाले का ऑब्जर्वेशन करोगे, अवलोकन करोगे, तब पता लगाओगे साहब कि हाँ यार, देख के पता लग रहा है एनर्जेटिक आदमी है कि एवं ही है। जैसे तुम में से बहुत सारे एकदम नींद के आगोश में होंगे कि 4 बज रहे हैं, हाँ क्या कह रही हैं गार्गी में, अरे 1 घंटा और सो लेते हैं मैम, क्या कह रही है। ये वाला मामला नहीं, अवलोकन से पता पड़ेगा कि कैसा व्यवहार है, और उसी के बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि कोई व्यक्ति साइकोलॉजिकली किस स्थिति में है। तो वॉटसन साहब का कथन है, तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, मैं उनकी वोट लगा सकता हूँ। इनका कहना है, याद रखना, व्यवहारवाद वातावरण को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, अनुवांशिकता को नहीं। तो व्यवहारवाद किसको इंपॉर्टेंस देता है? वातावरण को। व्यवहारवाद किसको इंपॉर्टेंस देता है? वातावरण। फिर एक और स्कूल था, इसकी स्थापना 1900 में हुई है, 1900 है ना, 1900 में इसकी स्थापना है। व्यवहारवाद से भी पहले मनोविश्लेषणवाद जो है, वो मनोविश्लेषणवाद जो है उसके संस्थापक सिगमंड फ्राइड साहब हैं। सिगमंड फ्राइड साहब कहते हैं कि मन का विश्लेषण करना है। बोले साइकोलॉजी क्या है कि आपका जो मन है, आपका जो साइकी है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, उसको एनालाइज किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। तो सिगमंड साहब ने ये कहा कि कोई भी इंसान अगर अब नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो उसके पीछे उसका अचेतन मन कारण होगा। अचेतन मन, तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के 3 मन होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। यानी एक होता है कॉन्शियस ब्रेन कि हम सोच समझ कर बात कर रहे हैं, आप यहाँ लिख रहे हो, मैं सोच समझ कर, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ खूब सोच समझ कर, एक्टिवली हमारा दिमाग एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। अर्धचेतन क्या है? कुछ चीजें हमें याद हैं लेकिन हम बीच में भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते तो भूल गए, फिर एग्जाम टाइम पे हमें याद आया, अरे हाँ क्या बताया था गार्गी मैम ने, यस, ऑप्शन देखते ही याद आ गया, ऑप्शन देख के याद आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? अर्धचेतन, सबकॉन्शियस कहेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका अचेतन, यानी कि अनकॉन्शियस ब्रेन। अचेतन या अचेतन या अनकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो किस पर काम करता है? तो आप कहोगे अचेतन या अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इस चीज पे फोकस करता है कि आप जो हैं वो आपके मन में कोई कड़वी याद, कोई दबी हुई इच्छाएं जो हैं, आप उनको एकदम से धप करके नीचे डाल देते हो। उनको आप क्या कहते हो?
उनको आप कहते हो अचेतन। क्या कहते हो उनको आप? अचेतन कहते हो। क्या कहते हो बेटा जी? उनको आप अचेतन कहते हो। क्या कहते हो उनको आप? अचेतन कहते हो। ठीक है ना? हाँ, क्लियर हो गया? ठीक है ना? क्लियर? बेटा अगर कोई क्लास नहीं होती तो उसका आपका जो टीचर है या तो हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ लो, क्योंकि मैं तो घर से क्लास लेती हूँ लाडो, है ना? नहीं तो वो दिख ही नहीं रही होगी आज की क्लास में, तो बात ही खत्म हो जाती है ना? नोट्स आप इतने बड़े हो, आपको पता होना चाहिए नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? आपको पता होना चाहिए नोट्स कैसे बनाते हैं। सबका अपना नोट्स बनाने का तरीका होता है। कुछ बच्चे हैंड टू हैंड क्लास के अंदर जो पढ़ते हैं उससे नोट्स बनाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा ध्यान क्लास में पढ़ने के बाद उसको 10 मिनट रिवाइज कर लिया, क्लास के बाद सिर्फ 10 मिनट रिवाइज करना है, क्योंकि अगर 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया था, तो हम फिर ये कहते हैं कि वो बच्चा ही अटेंटिव नहीं माना जाता। फिर अपना पेपर लो, बढ़िया तरीके से जो आपने समझा अच्छे तरीके से रिवाइज करने पर उसको शॉर्ट में लिख दो। आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे नोट्स बनाने में। और जो बच्चा पढ़ने से ज्यादा नोट्स बनाने पे चलती क्लास में ध्यान देगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो बच्चा चलती क्लास में पढ़ने से ज्यादा नोट्स बनाने पर ध्यान देगा, तो इसका मतलब उसकी अटेंशन इस पे नहीं रहेगी। और जब उसकी अटेंशन इस पे नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, वो केवल नोट्स बनाएगा, वो दिमाग में नहीं बैठा पाएगा और उसको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। 1 घंटे से भी हो सकता है ज्यादा समय लग जाए। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? 1 घंटे से भी हो सकता है बहुत ज्यादा समय लग जाए, तो उसको बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि क्लास में फोकस करना, और जब क्लास में फोकस हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक काम करना है, 10 मिनट के लिए पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, फिर नोट्स बनाने बैठना है आराम से। फिर देखो चीजें कितनी बेहतर होती है। आ जाओ। तो व्यक्ति के अबनॉर्मल बिहेवियर का कारण ये क्या बताते हैं? अचेतन मन। तो लोग इनसे पूछते हैं कि अचेतन मन होता है? बोले हाँ, क्योंकि जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो कड़वी यादें हैं, जो आप कुछ और करना चाहते थे, आपके मन में कुछ चीजें थी, वो सब वहीं पर दबी हुई हैं। तो कैसे पता लगेगी किसी के अचेतन मन में क्या चल रहा है? कैसे हम स्टडी करेंगे उस व्यक्ति की? तो इन्होंने कहा हिप्नोसिस होना चाहिए। हिप्नोसिस उसके अनकॉन्शियस ब्रेन तक आपको पहुंचने देगा। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मैं तो एकदम बढ़िया, कि मां से प्रेम करते हो? हाँ करता हूं, बहुत प्रेम। ठीक, और एक्चुअली तुमने उसको हिप्नोसिस किया तो पता पड़ रहा है कि उसके मन में अपनी मां के प्रति जहर भर रखा है। जहर, कतई खतरनाक जहर। तो सम्मोहन, मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड, आपने रैंडम ऐसी नाम लेने शुरू कर दिए 2-4 चीजों के, पेन, तो सामने वाला कह रहा है पेन नहीं पेन, तो आप कह रहे हो पेन, बोले बहुत दर्द है, ये दर्द जाता ही नहीं है रे। तो इस तरीके की बात कर रहा है। 2-4 चीजों पे आप जब बात कर रहे हो तो वो उनमें हर चीज में किसी एक चीज का जिक्र कर दे रहा है, तो आपको पता लग जा रहा है कि इसका सबकॉन्शियस में, इसके अनकॉन्शियस में क्या चीज चल रही है। तो दुख के बारे में पता लगेगा, उसके ड्रीम पता लगाते हैं, बताते हैं उसके अचेतन में क्या चल रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्टडी कर सकते हैं। फिर आया मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावाद। अब मानवतावाद क्या था बेटा जी? मानवतावाद में 2 लोगों के नाम हैं, हम आगे पढ़ेंगे जब हम अधिगम पढ़ेंगे, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद में किनके नाम है? 2 लोगों के नाम, कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। इनका मेन आइडिया क्या था? इनका कहना था कि हर व्यक्ति, आप जो भी बच्चे का, सामने वाले व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो, हर व्यक्ति अपना द बेस्ट करने के लिए इस दुनिया में आता है। आत्म सिद्धि, उसके अंदर अपने आप को कुछ कहीं तक पहुंचाने की विशेष पावर होती है। और अगर हर व्यक्ति को उस अपने आप को विशेष तक पहुंचाने की पावर का मौका मिल जाए तो हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जिएगा। तो ये मानवतावादी अप्रोच जो थी, स्कूल जो था साइकोलॉजी का, वो ये कहता ही नहीं था कि हमें स्टडी करनी है किसी के व्यवहार की, वो ये कहता ही नहीं था कि हमें स्टडी करनी है किसी की चेतना के काम करने की मन की, नहीं। इसने कहा कि साइकोलॉजी ये जाने कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या करने की सर्वोत्तम योग्यता है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर क्या करने की बेस्ट योग्यता है, उसके अंदर किस चीज को आगे ले जाने की सबसे ज्यादा योग्यता है, यानी वो व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा कहां, उसकी आत्मसिद्धि किसमें है, किसमें द बेस्ट वो कर सकता है।
और जो वो बेस्ट कर सकता है ना, आप उसको मौका दीजिए, तो हर व्यक्ति अपना खुशहाल जीवन जिएगा। तो साइकोलॉजी कहती है अपराध बंद हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं कैसे बंद हो जाएंगे, तो साइकोलॉजी कहती है अपराध बंद हो जाएंगे। मानवतावादी दृष्टिकोण कहता है कि अगर हमें पता है कोई व्यक्ति किसी काम में द बेस्ट है, जैसे आप ये सुनो, आपने देखा होगा ना 2-4 थोड़ी पुरानी ना बॉलीवुड मूवीज को देखो, दिल जले, है ना। अब दिल जले वाला जो अमरीश पुरी है वो आतंकवादी आदमी, है ना, है वो क्या आतंकवादी आदमी। तो नहीं बेटा, सन 1 नहीं आएगा मानवतावाद का, है वो आतंकवादी आदमी। अब आतंकवादी आदमी है लेकिन उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, वो डपली सी लेके, है ना, क्या बोलते, वो मटका सा लेके उसको बजाता रहता है, टंग 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 टंग। तो आत्मसिद्धि का मौका किसी भी आदमी को, अब वो जो व्यक्ति आतंकवादी है उसको जीवन में जो भी 2-4 चीजें चाहिए होंगी, पैसा चाहिए होगा, है ना, थोड़ा रोटी वोटी, थोड़ी इज्जत ज्यादा चाहिए थी, अपन को चाहिए इज्जत। तो वो जो बंदा मटकी बजाता रहता है उसको म्यूजिक से प्यार है, ये साफ दिखता है उस पूरी मूवी में। तो अगर उसको म्यूजिक से प्यार है, उसको पता था मैं द बेस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक बजा सकता हूँ, तो आप उसे आत्मसिद्धि का मौका दीजिए, यानी उसको म्यूजिक बजाने का, बनाने का बेस्ट मौका दीजिए, तो उसका जीवन खुशहाल होगा। तब वो क्या करेगा, तब वो उल्टे पुल्टे काम जो करता हुआ दिखता है वो नहीं करेगा। एक सर्वे बताता है कि आप में, हम लोग उन कामों को करते हैं, हमारे यहाँ भारत में उन जॉब्स को लोग करते हैं जिन जॉब्स में उनका मन नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ अपना घर चलाना है, पैसा कमाना है, इसलिए वो उन जॉब्स को कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी ये बताएगी किस चीज में द बेस्ट कर सकता है। फिर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना 1912 में जर्मनी में हुई, है ना, जर्मनी में हुई, 1912 में जर्मनी में हुई। हालांकि 1920 में जर्मनी में इसकी एक यूनिवर्सिटी अलग से खुलती है, लेकिन बाद में खुलती है वो। तो 1912 में जर्मनी में हुई। इसके संस्थापक कौन थे, मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद जर्मनी में शुरू हुआ। अब गेस्टाल्टवाद जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र, संपूर्णाकार, ये कहता है कि आप जब भी कोई काम करते हो, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप हर एक चीज, ओवरऑल चीज को देखते हो, समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसके बाद आप किस पे पहुंचते हो, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। तो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का एक ऐसा संप्रदाय था जिसकी स्थापना 1912 में जर्मनी में हो रही है। इसके संस्थापक मैक्स वर्दाइमर हैं। इनके साथ देने वालों में कोहलर, कोफका और कोटलेविन नाम के व्यक्ति भी हैं, जो कि ये मानते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब केवल व्यवहार नहीं, साइकोलॉजी का मतलब केवल अचेतन तरीके से सोचना नहीं, केवल चेतना नहीं, ओवरऑल आप क्या हो, ओवरऑल आप कैसे काम करते हो, ओवरऑल आप दुनिया को कैसे देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको होल वे में आप कैसे देख रहे हो, उसको उन्होंने कहा, क्या कहा, उसको उन्होंने कहा कि ये है क्या, गेस्टाल्टवाद। और फिर आप जानते हो मनोविज्ञान के 2 संप्रदाय, जिनमें से एक को हम बोलते हैं संज्ञानवाद। संज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या, दिमाग, ज्ञान का मतलब क्या, दिमाग, दिमाग लगाना। ज्ञान कहाँ रहता है, दिल में थोड़ी ना रहता है। जिसने दिल से ज्ञान लिया उसकी लुटिया डूबी है, जिसने दिल से ज्ञान लिया उसकी लुटिया डूबी है। भैया ज्ञान तो दिमाग देता है, यही तो दिमाग की खूबी है। तो यहां पर संज्ञानवाद यानी कॉग्निटिविज्म, एक मनोविज्ञान की स्कूल शुरू होता है, एक मनोविज्ञान की विचारधारा शुरू होती है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, कि ये बताता है हमारा दिमाग काम कैसे करता है। तो लोगों ने कहा मतलब कैसे, मतलब कैसे, समझ में नहीं आया कि दिमाग काम कैसे करता है। तो कॉग्निटिविज्म ने कहा कि हमारा दिमाग अपने आप अड़ोस पड़ोस में जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ अपने तरीके से इंटरैक्ट करता है। किसके साथ, वातावरण के साथ, घटनाएं जो हो रही हैं उनके साथ अपने तरीके से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, उनके साथ अपने तरीके से रिएक्ट करता है। और हम धीरे 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 अपने आप अपने तरीके से मेंटल डेवलपमेंट करते जाते हैं। तो संज्ञानवाद ने कहा कि दिमाग क्या है, कंप्यूटर की तरह है।
दिमाग क्या है, कंप्यूटर की तरह है। तो दिमाग क्या करता है, साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी ये देखता है कि किसी का दिमाग काम कैसे काम करता है, कि साइकोलॉजी क्या देखता है कि किसी का दिमाग काम कैसे करता है, किसी का दिमाग काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो ये बताता है कि किसी का दिमाग काम कैसे करता है। तो ब्रूनर है, जॉन मिलर है, इन सब ने संज्ञानवाद की क्या है, नींव रखी है, ठीक है बेटा। अगर किसी की ईयर नहीं है तो निश्चिंत रहना, इसका मतलब वो नहीं पूछी जाती है, इसका मतलब वो नहीं पूछी जाती है। और उसकी जो क्या कहना चाहिए मुझे, उसका ईयर जो है वो किसी को नहीं पता, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है, नहीं पूछी जाएगी निश्चिंत। फोकस किस पे, पढ़ने पर, फोकस किस पे, पढ़ने पर। पढ़ने से रिलेटेड कोई डाउट आ जाए कि दीदी इसको एक बार दोबारा बताना, या इसका क्या मतलब है, वो डेट किसकी है किसकी नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी, कॉपी एक तरफ, फोकस किस पे, पढ़ने पे आ जाए। तो संज्ञानवादियों में पियाजे को भी ले लो बेटा जी। इनका कहना है, कॉग्निटिविस्ट का कहना है कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, कि आप सोचते कैसे हो, समझते कैसे हो, याद कैसे करते हो, आप तर्क कैसे करते हो। तो बोले संज्ञानवाद कहता है कि हम, बच्चे का दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह है, और ये दिमाग काम कैसे कर रहा है, दिमाग किसी चीज को लेकर कैसे इंटरैक्शन कर रहा है, किसी चीज को लेकर कैसे सोच रहा है, उसमें अगर गलती हो रही है उसमें कैसे चेंज कर रहा है, फिर कैसे बेहतर कर रहा है, ये वाला मामला। बेटा कोई हिप्नोसिस कोई भूत प्रेत की टोना टोटका थोड़ी ना कि आज भी होता है क्या, क्यों कह रही हिप्नोसिस आज भी होता है क्या मैम, कोई टोना टोटका थोड़ी ना, ये कोई पुष्पक विमान थोड़ी ना है लाडो, कि जो पहले चलता था रावण के समय पे, फिर उसके बाद में उसको छुपा दिया गया। जाहिर सी बात है 19वीं शताब्दी में, 1900 में, आप किस में हो, 2026 में हो, यानी आज से एग्जैक्ट 126 साल पहले किसी ने कहा था ऐसे होता है। तो हिप्नोसिस तो आज भी है, इसमें क्या नई बात है भाई, ये तो है। हाँ, फिर आता है रचनावादी। रचनावादी ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, इसमें वाइगोत्स्की है। सामाजिक रचनावादी पियाजे भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, पियाजे भी इसके अंदर आते हैं। अब मेरी बात 2-3 आपको सुननी है, जिसको आपको नोट करना है, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये जो चीज है, इनको सारे जो संप्रदाय हैं, इनके स्कूल और इनका क्या मतलब है, इनको लाने वाले कौन है, बस इतना पूछा जाता है, इससे अलग नहीं पूछा जाता। तो याद रखना, नोट डाल के लिखते चलो, नोट डाल के। तो नोट नंबर 1 में लिख लो कि 1892 में, क्या कहोगे, 1892 में स्टैनले हॉल ने मनोविज्ञान, अमेरिका में स्टैनले हॉल ने क्या किया था, तो आप कहोगे स्टैनले हॉल ने अमेरिका में, स्टैनले हॉल ने क्या किया था, अमेरिका में, स्टैनले हॉल ने अमेरिका के अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की क्या की थी बेटा जी, उसकी स्थापना की थी। उसकी क्या की थी, तो आप कहोगे उसकी स्थापना की थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अच्छा, इसके अलावा क्या कहोगे, और क्या कहोगे, और क्या रहेगा भैया जी, और किन किन चीजों के बारे में बात करोगे। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज कि भैया भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत के अंदर, तो भारत के अंदर NAOP यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी किसके समय पर, 1989, 31 मार्च 1990 में, जिसे भुवनेश्वर में एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया जाता है। लेकिन अंग्रेजों के समय पर 1989 में भारत के अंदर नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई थी। ये भारत में प्रमुख मनोवैज्ञानिक संगठन के रूप में माना जाता है। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे इसको एक, तो लगाएंगे कि भारत में क्या कहोगे, 1989 में NAOP, नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, NAOP है ना, यानी कि आप कह सकते हैं राष्ट्रीय, हिंदी में लिख दो ताकि हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रह पाएगा, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय मनोविज्ञान संघ की, है ना, यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना
कब हुई थी? NAOP की स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी बेटा जी? तो आप कहेंगे ये स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। अच्छा, भारत का प्रमुख संगठन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया। दूसरी बात लिखेंगे बेटा जी कि 31 जुलाई 1990 में 31 जुलाई 1990 में इसे भुवनेश्वर में एक सोसाइटी के तौर पर इसे भुवनेश्वर में एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया। भुवनेश्वर में एक किसके तौर पर? सोसाइटी के तौर पर। एक सोसाइटी के तौर पर क्या किया गया? तो भुवनेश्वर में एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया। क्या किया गया बेटा जी? सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर किया गया। कोई दिक्कत? ठीक है ना लाड़ो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक में? हाँ, पंजीकृत है 31 जुलाई 1990 से। हाँ, पहले इसके हेड कौन थे? अजीत के मोहंती। कौन थे इसके पहले हेड? अजीत के मोहंती। लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले प्रमुख, इसके पहले संयोजक कौन थे? अजीत के मोहंती। इसके पहले संयोजक कौन थे? तो आप कहोगे इसके पहले संयोजक थे अजीत के मोहंती। अजीत के मोहंती थे। इसके पहले संयोजक कौन थे? अजीत के मोहंती थे। ठीक है ना? पहले संयोजक कौन? तो आप कहोगे अजीत के मोहंती थे। फिर अगर मैं बात करूं भारतीय साइकोलॉजिकल एसोसिएशन IPA, वो 1924 में। तो उसके बाद बात कर लो कि इंडियन एसोसिएशन IPA इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या कहोगे? इंडियन, है ना? इंडियन वो नेशनल थी बेटा जी। ये इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम कहेंगे भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ। क्या कहेंगे? भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ। भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ जो है ना? अरे व्हाइट से ही लिखूंगी तो कैसे दिखेगा? इसकी स्थापना 1924 में हुई। कई किताबों में आप 1925 भी देखोगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। कब हुई? 1924 में हुई। तो कि भारत के अंदर स्थापना कब हुई? 1924 में स्थापना कब हुई? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कोई डाउट? किसी को कोई समस्या, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। कोई भी दिक्कत? हाँ जी, हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा जी। अगर आपको लगता है कि ये पूछा नहीं है कि भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना होगा कि भैया तब हुई थी। अच्छा, अब भारत के अंदर पहली लैब जो बनती है ना, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, है ना, वो तो 1879 में विलियम वुंट ने बनाई है। यहाँ पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में, है ना, स्थापना होती है जुलाई 1947 में। तो आप लिख लो जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में क्या कहोगे आप? प्रयागराज, है ना, प्रयागराज में क्या होती है? प्रयागराज में पहली मनोविज्ञान की पहली शाला की स्थापना होती है ना, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना होती है। क्या होता है? तो आप कहोगे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कैसी? पहली लैब, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना होती है। पहली प्रयोगशाला यानी लैब की स्थापना और किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो आप कहोगे ये स्थापना 1947 में हो रही है, पर आचार्य नरेंद्र देव समिति जो 1935 में आई थी, उसकी सिफारिशों के बेसिस पर होती है। तो इसकी स्थापना याद रखना, ये पूछने पे आएगा तो पूछ लेगा। 1935 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर होती है। आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर होती है ना, समिति की सिफारिश पर होती है। जो समिति कब आई थी? 1935 में बनी थी। सिफारिश पर होती है। कोई दिक्कत यहां तक में? देखो, कोई परेशानी हो तो बताओ। तो हमें याद रखना है, जब भी पूछा जाए इंडियन
साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, IPA बोला जाए 1924 बोलेंगे। जब भी हमसे कहा जाए भारत के अंदर पहली लैब साइकोलॉजी की तो प्रयागराज इलाहाबाद में कब खुली? भारत की स्वतंत्रता पे 1947 में। किस समिति की सिफारिश पर? 1935 आचार्य नरेंद्र देव की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है ना। निमहंस लास्ट जो मैंने आपको उस दिन बताया था, उसके बाद मैं आपको लेकर आगे और बढ़ूंगी। निमहंस, निमहंस क्या कहोगे? निमहंस, निमहंस, निमहंस क्या है बेटा जी? इसको हिंदी में भी हम निमहंस कहते हैं, हिंदी में भी निमहंस कहते हैं। तो क्या है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे ही लिख लो तो तुम्हें क्या रहेगा? याद तब भी रहेगा। तो निमहंस में याद रखना नेशनल, नेशनल आई से क्या है बेटा जी? इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, एम से क्या है तो आप कहोगे ऑफ मेंटल, है ना। एच से क्या है? एच से है हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ए से क्या हो जाता है बेटा जी? ए से हो जाता है एंड, और एन से क्या बनता है गुड्डा? तो एन से बनेगा न्यूरो, न्यूरो, न्यूरो होता है ना दिमाग का, और एस से बनेगा साइंसेस। क्या बनेगा? साइंसेस। तो इसकी स्थापना 2017 बोल रही हूँ, इसकी स्थापना 1974 27 दिसंबर 1974 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बेंगलोर के अंदर। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। तो 27 दिसंबर 1974, 27 दिसंबर 1974 में, है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो आप कहोगे इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई है। कहाँ हुई है? तो आप कहोगे इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई है। किसमें हुई है? तो आप कहोगे बेंगलुरु में हुई है। कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई। कहाँ हुई गुड्डा? तो आप कहोगे बेंगलुरु में हुई। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी हो तो बता दो, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना, फिर उसके बाद मैं आपको मनोविज्ञान के पहले संप्रदाय पे, जो बाकी तो संप्रदाय हमने खत्म ही कर लिए, मैं उस पे लेके चलूंगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डिस्कशन करना चाहिए, जिसको लेकर उस पे लेके चलूंगी। बिल्कुल होता है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब 1% दिक्कत नहीं, 2 मिनट में याद होता है, 2 मिनट में याद होता है। जैसे मैंने आपको कहा इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924, आपके दिमाग में रखो। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि जो एनएन सेन गुप्ता है, एनएन सेन गुप्ता, एनएन सेन गुप्ता, कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहला ऐसा आपका यूनिवर्सिटी बनता है, पहली यूनिवर्सिटी, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिसमें आपने क्या कहना चाहिए, प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम शुरू किया 1915 में। और 1916 में पहली, है ना, साइकोलॉजिकल लैब जो है वो आपने कहाँ खोली है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। जो पहली साइकोलॉजिकल लैब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोली है, लेकिन वो स्वतंत्र भारत में नहीं। तो भारत के अंदर अगर हम लेकर आ रहे हैं तो 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत कर रही है, करिकुलम लेकर आ रही है उसका। और वहां पे उसने एक्सपेरिमेंट के लिए पहली आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली प्रयोगशाला जो खुली वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर खुली है। लेकिन एक ओवरऑल लैब के रूप में जब हम बात करते हैं ना गुड्डा, ओवरऑल की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होती है? भारत के अंदर हम बात करते हैं, तो हम बात किसकी करते हैं? कि हम बात करते हैं आपकी प्रयागराज के अंदर। ठीक है ना। तो ये एक अंतर होना चाहिए, ये एक अंतर है जिसको आपको समझना होगा और बेहतर तरीके से समझना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। सन उतनी पूछी जाती है, मैंने जितनी बताई है उतनी आपको याद रखनी है, उससे अलग आपको याद नहीं रखनी है, उससे अलग आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है ना। तो जहां 1947 बताई वहां 1947 याद रखो। मनोविज्ञान की आपकी, है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ है? तो आप कहोगे आपके इधर है, कहाँ पे? तो आप कहोगे कि इस जगह पे, इलाहाबाद में, है ना। कब बनी थी? तो आप कहोगे 1947 में बनी है। ठीक है ना, मेरी बात को समझ रहे हो। और निमहंस की बात करें वो 1974 है। तो आपसे जितनी सन पूछी जाएंगी वो सारी मैंने आपको लिखा दी, बाकी नहीं पूछी जाती। अब आपको यहां मेरे साथ समझना होगा, हम सब बात करेंगे सबसे पहले सिगमंड फ्राइड साहब के बारे में। तो मैं आपको आने वाले, आज का दिन, कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, आपको पता है,
सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है ना, 2 दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी, ठीक, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे आपको रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में टीचर्स की फोटो दिखती है, वहां पे आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो वो रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में देखने को मिलती है, हर टीचर की क्लास जो होती है वो दिखती है, ठीक। आ जाइए, अब देखिए बेटा जी, सिगमंड फ्राइड साहब के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात कर रही हूँ मैं। सिगमंड फ्राइड साहब ने 1900 में, ये अकेला बंदा जिसने भाई साहब पूरी दुनिया हिला दी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। किसका? मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद जिसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस। क्या कहते हैं बेटा जी? साइको कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको? साइको एनालिसिस। क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस। क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस कहते हैं। अब ये मनोविश्लेषणवाद सिंपली ये कहता है कि आप सामने वाले के मन का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो है, इसने 2 बातें कही। इसने एक तो कहा कि हमारे हर व्यवहार पर, हमारे व्यवहार पर, और असामान्य व्यवहार है तो उस पर तो अचेतन मन है ही, हमारे व्यवहार पर, है ना, किसका? अचेतन मन का प्रभाव पड़ता है। किसका? अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस ब्रेन का प्रभाव पड़ता है। किसका? अनकॉन्शियस ब्रेन का प्रभाव पड़ता है। अनकॉन्शियस ब्रेन का क्या पड़ता है बेटा जी? प्रभाव। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है, वो जो भी काम करता है अपने मरने तक, वो काम पे कामुकता हावी होती है। क्या कहेंगे? कि उस काम पे क्या होती है? कामुकता हावी होती है। अच्छा, श्वेता ने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये बता रहा है कि श्वेता की कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, सीडीपी ने किसी की भी नहीं होगी। सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी, आप अपना रिवीजन करा करोगे, और हम आपकी अलग से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उस दिन कराया करेंगे, सैटरडे और संडे। जैसे संडे मैं कराऊंगी आपका, संडे मैं कराऊंगी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो श्वेता ने पूछा, मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे लिए पता लगाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की, भारत के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां स्थापित हुई, तो क्या जवाब होगा? और अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की शाला कहां पे है, तो क्या जवाब होगा? तो आप सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ड तो है नहीं, सोच समझ कर बताना। तो 1900 में एक तरफ बताना क्या गुड्डा, एक तरफ बताना भारत के लिए, और एक तरफ बताना है कि यूपी के अंदर, ठीक है ना। तो बता दोगे, आराम से बता दोगे? हाँ, ठीक है ना। हाँ, मैं अभी आऊंगी ना, मैं तभी तो बताऊंगी कामुकता क्या होता है, कामुकता, काम वासना क्या होता है, मैं उस पर बात करूंगी। तो तुम्हें बस इतना मेरे लिए पता लगाना। पता लगा लोगे कि नहीं लगाओगे? लगा लोगे, लगा लोगे। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा हमारे व्यवहार पर अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस ब्रेन का प्रभाव पड़ता है, और इन्होंने कामुकता, कामुकता जिसे आप कह सकते हो लिबिडो, क्या कह सकते हो इसको? लिबिडो, लिबिडो यानी कि कामुकता, जिसको आप लिबिडो भी कहते हो, लिबिडो, है ना, लिबिडो कामुकता कह लो। इन्होंने उसे जीवन ऊर्जा का नाम दिया। जीवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा? जीवन ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं देखो एक एक चीज समझाऊंगी, तुमको बात समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ये कहा कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे लिबिडो होती है। एक बात बताओ, तुम में से किसी भी व्यक्ति को, मैं इनकी भाषा में समझाती हूँ, तुम में से किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रेम फील हुआ? लड़की को लड़की के लिए, लड़के को लड़के के लिए, लड़की को लड़के के लिए, लड़के को लड़की के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एलजीबीटीक्यू किसी भी कैटेगरी में आप आते हो बेटा जी, आपको किसी भी कैटेगरी में अपने अलावा, खुद को प्रेम नहीं, खुद को प्रेम भी कहते हैं ये अलग से, अपने आप को छोड़कर आपको किसी और से प्रेम हुआ, मैं प्रयोगशाला की बात कर रही हूँ बेटा जी, प्रयोगशाला पे जवाब देना है, प्रयोगशाला पे जवाब देना है। तो आप मुझे बताओ कि किसी को भी, है ना, किसी को भी आराम से सोच समझकर, हम कब मिलेंगे? हम संडे में मिलेंगे ना, तो संडे वाले दिन आप मुझे अच्छे से रिसर्च करके, होमवर्क से इस बात का आपको मुझे जवाब देना है ना, आराम से सोच समझकर आपको मुझे बताना है, और एकदम बढ़िया तरीके से आपको मुझे जवाब देना है। तो आप मुझे जवाब दोगे उसका कि अगर पूरे भारत में पूछ ले तो हमारा जवाब क्या होगा? पूरे भारत में पूछ ले मनोविज्ञान की पहली लैब कहाँ खुली, तो वो कलकत्ता होगी या क्या होगी? और अगर ये पूछता है उत्तर प्रदेश में तो क्या होगी, या उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत के लिए यूपी वाली ही है? तो आराम से सोच समझ के बताना,
कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना? अच्छा, आराम से उसी दिन बनाना, उसी दिन, है ना? तो आपने अपने जीवन में किसी न किसी के प्रति प्रेम तो महसूस किया होगा। माता पिता को छोड़ दीजिएगा 2 मिनट के लिए प्लीज, माता पिता को छोड़ दीजिएगा, कतई यहाँ पे बन जाओ एनिमल वाले, है ना? क्या नाम है उसका? एनिमल में कौन था भाई, वो जो भी है उसका नाम, जो आलिया भट्ट का पति है, क्या नाम है? अजीब सा बंदा, वानर, क्या नाम है उसका बेटा? जो भी नाम है उसका, हाँ हाँ, कपूर, कपूर, रणवीर कपूर। तो आपने किसी न किसी के प्रति एक कामुकता, प्रेम महसूस किया होगा। चलो प्रेम बोलती हूं मैं, प्रेम महसूस किया होगा, ठीक है साहब। अब वो प्रेम आप किसी भी कैटेगरी में हो, किसी लड़की को लड़की के लिए भी हुआ हो, मेरी तरफ से गलत नहीं है, आपको पूर्ण आजादी है, लड़के को लड़के के लिए, लड़की को लड़की के लिए, जिसके लिए भी तुम्हें दोनों के लिए हुआ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक साहब। अब ये कहते हैं कि हमारे अंदर ना लिबिडो होती है। अब आप कहोगे दीदी लिबिडो क्या? आपने कभी जैसे अपने फैमिली से अलग जिसके भी इश्क में कभी आप गिरफ्तार हुए हो, कभी प्रेम हुआ, आपको उसके पास बैठने की, उससे बतियाने की, है ना, वो आपके अड़ोस पड़ोस में रहे, उसकी चाह बहुत ज्यादा पैदा होती है कि नहीं होती है? ये भाई साहब कहते हैं कि ये लिबिडो है। ये क्या कहते हैं? लिबिडो। कि आपको उस सामने वाले व्यक्ति से इतना भैरंट टाइप का, गजब टाइप का इन्फेक्शन फील हो रहा है, इन्फेचुएशन, अफेक्शन फील हो रहा है, इन्फेक्शन बोल रही थी, इन्फेचुएशन, अफेक्शन फील हो रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि बस इसे पा लो। अब पाने की सबकी अपनी अपनी सोच होती, इन्होंने कहा ये लिबिडो है। ऐसे ही आप अपने जीवन में, इसको इन्होंने जीवन ऊर्जा नाम दिया। किसका नाम दिया? जीवन ऊर्जा। तो जनरली जैसे होते हैं, तो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति एकदम बहुत भयंकर तरीके का आकर्षण फील हो रहा है कि ये मेरे पास बैठे तो मैं इसको, इसका हाथ अपने हाथों में ले लूं, प्यार भरी बातें करूं, दोस्त है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त है तो कोई दिक्कत नहीं करिश्मा, दोस्त भी है तो दोस्त के प्रति महसूस हो रहा है लड़की को कि ये न जाए कैसे भी करके, ये रहे। ये कहते हैं इन सब के पीछे का कारण कामुकता है। अब लड़के कहेंगे ऐसे क्या है मैम, हमारा तो पक्का दोस्त कोई है, और जो हमारे पक्का दोस्त होता है हमको उसके संग अच्छा लगता है, ये तो बंदा उसको लिबिडो कह देगा। ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज की अति की चाह जो करते हो, एक्सेसिव चाह जो होती है, इसको ये लिबिडो कहते हैं जीवन ऊर्जा है ये कहते हैं। लोगों ने इसको अकेले केवल कामुकता से जोड़ा, लेकिन सिगमंड फ्राइड ने इसे केवल कामुकता से नहीं जोड़ा था। लोग कहते हैं कामुकता में लिबिडो होना यानी हर समय सेक्सुअल डिजायर होना, कि भैया मैं मतलब जिसके दिमाग में टोटली टाइम सेक्स के अलावा कुछ न घूमे। तो लोगों ने कहा कि अरे फ्राइड तो बहुत ही बदतमीज है, किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके की हरकतें हैं इसकी, है यूं कहता है कि मतलब लिबिडो होती है, कामुकता हर समय दिमाग में चलती है। इन्होंने ये कहा आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लिबिडो होनी चाहिए। तो एक्चुअली इस व्यक्ति की उस समय की इंटरप्रिटेशन इतनी प्रॉपर नहीं थी कि आप इसको समझ पाते, तो लोग इसको केवल कामुकता से जोड़ते हैं। ये लिबिडो को जीवन ऊर्जा बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो काम सेक्सुअल एनर्जी तो है कि आपका हर समय दिमाग में सेक्स रहे, लेकिन इसके अलावा ये कहते हैं कि लिबिडो अगर किसी भी चीज में है, मतलब आप सोचो कि आपको आपके दिमाग में आपने अपने आप को बैठा दिया, दिमाग में बना दिया कि मेरे को हर हालत में गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपकी गवर्नमेंट टीचर के प्रति क्या हो गई? लिबिडो हो गई। और अगर आपकी लिबिडो, आपकी ये इच्छा सुप्रीम है, ये जीवन ऊर्जा सुप्रीम है, तो बीपीएससी आ रहा है, आप बीपीएससी फोड़ डालोगे, तोड़ डालोगे, मरोड़ डालोगे, एक सीट अपनी पक्की करके क्या बोलोगे? जिन्ना लाला, ठीक है ना? तो लिबिडो, तो लेकिन लोगों ने उस समय पे इसको किसी से जोड़ा? केवल कामुकता से, क्योंकि ये भी आदमी अकेला कामुकता ही बोलता रहा, लेकिन बाद में इसको अलग तरीके से सोचा गया, ठीक है ना? अच्छा, तो सिगमंड फ्राइड साहब ने 3 सिद्धांत दिए हैं। क्या कहेंगे हम? 3 सिद्धांत इन भैया जी ने हमें दिए हैं। अब इन 3 सिद्धांतों में कैसे कैसे सिद्धांत है उनको समझ, बेटा वो शेड्यूल हो जाएगी, यूट्यूब पे शेड्यूल होगी, जो भी क्लास होगी मेरी संडे को और सैटरडे को जो भी क्लास होगी यूट्यूब पे शेड्यूल होगी। आपके सबके पास टीचिंग एग्जाम TWA है ना, हम सबका चैनल है, आपका अपना चैनल है, उसको आपने सबने सब्सक्राइब कर रखा है, उस पर आप लोग देखते रहा करो, कौन सा कब है तो पता लग जाएगा अपकमिंग में कौन सी क्लास होगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, जबरदस्त रहना। तो इनके 3 सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो जाता है ना बेटा, इसको इन्होंने नाम दिया संरचनात्मक। संरचना का मतलब क्या होता है? कि संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरलिज्म, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हम स्थलाकृति
कृति या संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा हमारा दिमाग बर्फ की चट्टान की तरह है। हमारे दिमाग की संरचना कैसी है? तो इन्होंने कहा हमारे ब्रेन की संरचना कैसी है? तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा हमारे ब्रेन की संरचना बर्फ की चट्टान की तरह है। कैसी है? बर्फ की चट्टान की तरह हमारे ब्रेन की संरचना, यानी आइसबर्ग की तरह है। तो लोगों ने इनसे पूछा कैसे आइसबर्ग? तो इन्होंने कहा कि हमारा ब्रेन जो होता है ना बेटा, हमारा ब्रेन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि केवल जैसे बर्फ की चट्टान केवल 10% ही हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, ऐसे ही हमारा ब्रेन का केवल 10% ही, जो कि कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, यानी कि चेतन मन है हमारा, वही हिस्सा दुनिया को नजर आता है। बाकी 90% जो हमारी पर्सनालिटी है वो अनकॉन्शियस ब्रेन से है। किससे? अनकॉन्शियस ब्रेन यानी अचेतन मन से निर्धारित होती है। किससे? अचेतन मन से निर्धारित होती है। अब बीच में फ्लो नहीं तोड़ना चाहूंगी, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है ना? इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि मजा तभी आएगा जब इसे हम पूरे फ्लो में पढ़ेंगे, तब तुम जानोगे कि लोग ही मूर्ख हैं। जो सिगमंड फ्राइड को, वो तो था ही कि उसने कामुकता के बारे में बात की, है ना, सेक्सुअलिटी को उसने कहा हर चीज में, हर काम के पीछे सेक्सुअलिटी है, लेकिन उसके हर काम के पीछे सेक्सुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसने केवल इसी अर्थ में सारी चीजों को कहा था, उसको लेकर भी आगे नहीं चला गया। एक सोच थी, एक समझ थी लोगों की, वो उसको समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें सिगमंड फ्राइड को पढ़ने का एक नया आयाम दूंगी, नया नजरिया दूंगी। तो एक चीज तो याद रखना, तुमसे कोई कहे कि तुझे लिबिडो होती है ना, तो कहना हाँ है, मेरी जॉब के लिए, मेरे अच्छे भविष्य के लिए। लिबिडो है कि मैं खुद को मर्सिडीज में देखता हूँ, मर्सिडीज में देखती हूँ, वो किसी और की नहीं, मेरी खुद की है, लिबिडो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं, है ना? और मंडे तो क्वेश्चन आंसर, मतलब मंडे तो इसमें मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो संडे कराऊंगी आपको, ठीक है ना? हाँ, इस बंदे को पहले समझाऊंगी मैं तुम्हें, फिर मनोविज्ञान के क्षेत्र फेत्र सब पे लेके आऊंगी, दायरा वायरा।